कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मस्त, बहुत सुंदर बेटा, मस्त रहना चाहिए। हाँ, आज के जमाने में मस्ती ही तो नहीं मिल रही है। ठीक है, मस्त रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। ठीक बेटा, ऐसे मुस्कुराते हुए हम लोग अध्याय 3 की शुरुआत करेंगे। अध्याय 3 में क्या है बेटा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो युग्म है उनसे संबंधित हम लोग चर्चा करें। युग्म का क्या मतलब है? जोड़ा, पेयर। रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण जिसमें क्या होता था बेटा, बहुपद में हम लोगों ने पढ़ा था जब चर की घात एक हो तब वो बेटा रैखिक समीकरण होता था। और दो चर वाले जिसमें दो चर हो, जैसे एक्स और वाई इन्वॉल्व हो, ये क्या है बेटा? अच्छा, पिछले सेशन में हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था बेटा। क्या पढ़ा था? बहुपद। बहुपद क्या होता था? ये एक बीजगणितीय व्यंजक होता था, है, जिसमें कई पदों का, बहुपद कई पदों का समावेश होता था, है। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है, उसको ये उसमें जो चर है वो मान लो x है, तो उस बहुपद को हम px से डिनोट करते थे। और वो बहुपद है मान लो x प्लस 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बेटा? x प्लस 3 टर्म है, पद है। x एक पद है और 3 एक पद है। x का गुणांक यहाँ बेटा 1 है और x की घात 1 है। ये x की घात 1 है, तो ये बेटा एक क्या बेटा? रेखीय बहुपद हुआ। क्या हुआ? रेखीय बहुपद। अच्छा, इसमें एक ही चर है। अच्छा, जब इस बहुपद को हम ग्राफ पे निरूपित करते थे, ग्राफ पे प्लॉट करते थे, तब हम px को y एक्सिस पे लिखते थे। px को कहा मार्क करते थे? y एक्सिस पे। तो ये हम px की जगह पे y ले लें, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो ले लो बात। क्या बात ले लो? कि जो ये y है ये दूसरा चर आ गया, y जो है दूसरा चर आ गया, तो ये दो चर इसमें हो गए। ठीक है, द्विचर, दो चर वाले कौन कौन से? y और x चर है इसमें, है? रैखिक समीकरण युग्म। अच्छा, एक समीकरण ये है, एक दूसरा समीकरण मान लो डाल देते हैं, 2y इक्वल टू 3x प्लस 8। तो बेटा ये युग्म हो गया। तो जो ये इस तरीके के दो चर वाले समीकरणों के युग्म से संबंधित हम चर्चा करेंगे बेटा। ठीक है, क्या चर्चा करेंगे? दो चर वाले समीकरणों के युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, पेयर है। यहां हम जोड़े से ही बात करें पूरे चैप्टर में। पूरे चैप्टर में पेयर की बात करेंगे बेटा। बिना जोड़ा के, बिना पेयर के सब शून्य है। ठीक है, तो ये जोड़ा से संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। काहे का जोड़ा बेटा? समीकरण। ये क्या बेटा? एक समीकरण है, x प्लस 3 और y इक्वल टू y या y इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक समीकरण है। समीकरण किसे कहते हैं बेटा? जब कोई बीजीय व्यंजक इस तरीके से हो कि उसमें बीच में बराबर चिन्ह का समावेश हो, तो समीकरण बन जाता है बेटा y इक्वल टू एक्स प्लस 3, 2y इक्वल टू 3x प्लस 8। जैसे यहाँ बेटा px बहुपद जो है x पे डिपेंड करता था, x की वैल्यू बढ़ा दोगे तो ये पूरा px बढ़ जाएगा, x की वैल्यू कम कर दोगे यहाँ तो ये px कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये px को मैं y मान लिया। अब y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे बाई चांस x को आपने 1 ले लिया तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा भाई। यदि 1 लिया तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 लोगे तो ये 5 हो जाएगा। जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उसी रेशियो में ये बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि x पर y डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके की चीजों को हम यहां देखेंगे। अच्छा, देखेंगे क्या मतलब? क्यों? जैसे हमने वहां शून्यक निकाला था। क्या निकाला था बेटा? शून्यक। जैसे मानिए पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, तो इसका शून्यक क्या होगा? इसका शून्यक क्या होगा? इसका शून्यक होगा x इक्वल टू -3। शून्यक क्या होता है? शून्यक वह चर का मान होता है, x का वह मान जो इस px को शून्य बना दे। यदि हम यहाँ -3 रख देते हैं, यहाँ +3 रख देते हैं, तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ -3 आ जाएगी। ऐसे ही बेटा इसमें भी हमको x और y का मान निकालना है। इसमें हमारे ख्याल से 3 एक्सरसाइज हैं, 3.1, 3.2 और 3.3।
ठीक है। तो इसमें हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म दिया होगा, क्यों युग्म दिया होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि युग्म हमको बनाने पड़े, समीकरण हमको रैखिक समीकरण हमको बनाने पड़े, ठीक है। बनाने में तो और मजा आता है बेटा, ठीक है। कोई चीज इस तरीके से दे रखी है, क्या दे रखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, गणित की पहेली में भाग लिया। कितने विद्यार्थी थे? 10। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यह शर्त दे रखा है, ठीक है, कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो अभी हम ये हमारा बना बनाया नहीं है मामला है, ये इससे इस स्टेटमेंट से हमको क्या करना है बेटा? समीकरण के युग्म बनाने हैं, फिर उनको हल करना है, ठीक है। तो कभी कभी हमको बने बनाए समीकरण मिल जाएंगे और कभी कभी हमको बना करके हल करना है, उनका मान निकालना, हल करने का मतलब मान निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ इस बहुपद में x का मान क्या है? -3। ऐसे ही इन दोनों को हमको सॉल्व करके y और x का अलग अलग मान निकालना है। अच्छा, एक बात और बेटा, क्या कि इस बहुपद को हमने क्या ग्राफ पे प्लॉट किया था, ग्राफ पे निरूपित किया था x+3 को, या कोई भी रेखीय बहुपद है, कोई भी रेखीय बहुपद है, ठीक है, x+3। तो एक पॉइंट मान लो 0 ले लेते हो, x यदि 0 ले लेते हो, x+3 यानी y हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। x मान लो 1 ले लेते हो, 1, तो y हमारा 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यदि मान लो 2 ले लेते हो, या -1 ले लेते हो, -1 ले लोगे तो 3 में से बन जाएगा 2, में से बन जाएगा कितना आएगा? 2 आएगा ना बेटा। क्या कर रहे थे हम लोग? x की डिफरेंट, हम एक ऐसे समझने के लिए चीज कर रहे हैं बेटा। x की वैल्यू मान लो हमने 1 लिया, तो 1 और 3 4 हो गया, ऐसे अंदाज से नहीं करते, थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। ये 1 है, ये मान लो ये 1 है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इसकी चीज में ये हो जाएगा हमारा 1,4, 1,4। हम इसमें यदि x की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, और x की वैल्यू यदि हम -1 रखें यहाँ, तो -1 रखोगे तो 3 में से 1 चला जाएगा, तो 2 बचेगा, तो ये बेटा यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और यदि मान लो x इक्वल टू, ठीक है, ठीक बेटा। और यदि हम इसमें y इक्वल टू क्या बेटा, यदि हम x इक्वल टू -3 रखें, 1 हो गया, 2 हो गया, ये -3 हो गया, ठीक है। तो ये यदि हम इसको मिला देते हैं तो एक ये क्या हो जाएगा बेटा? इस बहुपद को ये रेखा निरूपित करती है, क्या करती है? इस बहुपद को ये रेखा निरूपित करती है। अब ये क्या है बेटा? इसका यदि हमको शून्यांक पता करना होता है तो हम क्या बताए थे कि बहुपद की जो लाइन है, बहुपद का जो ग्राफ लाइन है, वो x एक्सिस को जहां काटती है, उसका एब्सिसा उस बहुपद का शून्यक होता है, शून्यक होता है। तो ये बेटा इसका एब्सिसा कितना है बेटा? 1 2 3, ये -3 है, कितना बेटा? -3, 0। वह बहुपद x का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे, शून्य कहलाता है। ये -3 है और इस पे 0 आ रहा है, ये इसको हम y को क्या मानते हैं बेटा? px। तो px यहाँ हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू हो गया, क्या हो गया? x इक्वल टू -3 जो है हमारा इस बहुपद का शून्यक हो गया, बस, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा, जैसे मान ली दो रेखाएं, ठीक है, जैसे एक रेखा ये है, मान लो x - 2y इक्वल टू 0, 0, 3x + 4y - 20 इक्वल टू 0। तो ये दोनों रेखाएं या ये दोनों रेखाएं या ये दोनों रेखाएं को यदि हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये कैसी हो सकती है? या तो ये हो सकती है कि पहली रेखा और दूसरी रेखा एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए। जैसे मान लीजिए ये आपने प्लॉट किया एक पहली रेखा को, दूसरी रेखा भी इसी पे आ जाए, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं बेटा?
क्या बोलते हैं, संपाती। क्या बोलते हैं बेटा, संपाती रेखाएं, जो एक दूसरे पे चढ़ जाती हैं। और अच्छा एक चीज और बेटा, कि जब दो रेखाओं को हम हल करते हैं, दो रेखाओं को हल करते हैं, तो एक्स और जो वाई का मान होता है वो डिपेंड करता है कि जो रेखाएं वो उनका स्वरूप कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है। जब दो रेखाएं एक दूसरे पूरे टच कर जा पूरे ओवरलैप कर जाती हैं, तो वो दोनों रेखाओं का जो हल होगा, एक्स और वाई के मान होंगे, वो बेटा इन्फिनाइट होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है, ये याद रखो। क्या याद रखना है कि यदि रेखाएं संपाती हैं, क्या बेटा, संपाती हैं, ठीक है, रेखाएं यदि संपाती हैं, संपाती का मतलब समझा है कि अच्छा संपाती हैं या नहीं है, वो हम कैसे हैं ये हम अभी सीखेंगे। अभी ये हम समझ रहे हैं कि ये दो रेखाएं एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाती हैं, तो हम उनको संपाती कहते हैं। ठीक है, और एक चीज और देख लो कि जब दो रेखाएं हैं, जैसे मान लीजिए ये रेखा है और एक दूसरी रेखा ये है। ठीक है, ये मान लो L1 है, ये L2 है। ठीक है, तो L1 और L2 जहां इंटरसेक्ट करती हैं, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो एब्सिसा होता है वो x का मान होता है, और जो इसका ऑर्डिनेट होता है वो y का मान होता है। ठीक है, एब्सिसा का मतलब भुज, इस बिंदु का, इस प्रतिच्छेदन बिंदु का जो भुज होता है वो x का मान होता है, जो कोटि होती है वो y का मान होता है। जैसे मान लीजिए दो समीकरण है, इसको यदि हम सॉल्व करें तो तो ग्राफ से यदि हम सॉल्व करते तो हमको इस रेखा को ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा और इस रेखा को ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। यदि ये एक दूसरे को क्या बेटा ओवरलैप कर जाती है, एक दूसरे पे चढ़ जाती है, ठीक है, तब क्या हो गया जाएगा, इसमें जो सॉल्यूशंस हैं वो कई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो सॉल्यूशन में मेनी सॉल्यूशन आएगा, एक्स के बहुत सारे मान आएंगे, इनफिनाइट आएंगे। रेखाएं जब संपाती हैं तो एक्स का मान इनफिनाइट आता है, मतलब इनके जो सॉल्यूशंस हैं एक्स और वाई के जो मान होते हैं वो बहुत होते हैं, इनफिनाइट होते हैं। ठीक है, और यदि ठीक बेटा, और यदि मान लो इंटरसेक्ट कर रही, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही, तो एक बिंदु उसका एक्स और वाई का मान एक ही होता है। ठीक है, और जैसे मान लो रेखाओं की सिचुएशन ऐसी है कि एक रेखा ऐसे जा रही है, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो मान लो कोई रेखा ऐसे जा रही है, ऐसे, और इसी के समांतर दूसरी रेखा जा रही है, तो क्या हो गया बेटा, ये रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं मिलने की वजह से एक्स और वाई को हम हल नहीं कर सकते, एक्स और वाई का मान हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये है बेटा इसका मर्म, कि दो यदि युग्म हैं, दो समीकरण हैं, तो उनको यदि हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में एक्स और वाई के मान कैसे होंगे डिपेंड करता है कि वो रेखाएं कैसी हैं। अब देखो हम चेक कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी हमने पिछले सेशन में देखा था कि जो बहुपद था, क्या था बेटा, बहुपद, उसको हमने ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का देखा था। ठीक है, इसको क्या कहा था हमने, मानक रूप। ऐसे ही यदि मान लो रैखिक समीकरण है, दो चर वाला एक कोई रैखिक समीकरण है, तो उसका जो मानक स्वरूप है बेटा वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के रूप का होगा। बात समझ पा रहे हो, जो हमारा दो चर वाले यानी x और y यहाँ क्या बेटा चर है, दो चर वाले समीकरण का जो है, तो एक समीकरण हमारा का मानक रूप ये होगा, और दूसरा जो इसका पेयर है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप का होगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसका,
लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। पेयर ये जोड़ा है बेटा किसका, रैखिक समीकरण का, और जिसमें दो चर हैं। कौन कौन से चर हैं, एक्स और वाई। ठीक है, ये चर है बेटा, ये गुणांक है, ये एक दूसरा चर है, ये इस चर का गुणांक है, ये अचर है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके का एक हम मानक रूप होता है, और मानक रूप से हम समीकरण के गुणांकों की तुलना कर लेते हैं, और फिर हम एक डिसीजन पे पहुंच जाते हैं कि ये क्या है, इनका, इन रेखाओं का स्वरूप क्या है, इन रेखाओं की प्रकृति क्या है। अच्छा, एक चीज और, एक शब्द आता है बेटा संगत। संगत, तो जब हम रेखाओं को हल कर सकते हैं, ठीक है, दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेदित करें एक दूसरे को, या कई बिंदुओं पे टच करें, तब रेखाएं बेटा संगत रेखाएं कहलाती हैं। असंगत रेखाएं जब इंटरसेक्ट ना करें, जब दो रेखाएं समांतर हों, तो वो रेखाएं असंगत कहलाती हैं। बात समझ पाए? तो अभी हमने देखा कि संपाती रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेदन करने वाली रेखाएं क्या हैं, और समांतर रेखाएं क्या हैं। यदि मान लो एक कल बिंदु पे इंटरसेक्ट करती हैं, या क्या बेटा बहुत सारे बिंदु पे स्पर्श करती हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाती हैं, तो वो संगत की श्रेणी में आती हैं रेखाएं। और यदि दो रेखाएं समांतर हैं, कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, कभी मिलेंगी नहीं, उनकी दुश्मनी है जन्मजात, तो क्या होगा बेटा, वो असंगत होगा। जिसमें हम x और y का मान निकाल लें तो वो बेटा संगत है, और अगर हम x और y के मान नहीं निकल पाते हैं, इसका मतलब समांतर रेखा है और वो असंगत है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा। और ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जो हम अब ये बताने जा रहे हैं, इसको ठीक से समझ लेना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है बेटा ये। ठीक है, तो जैसे हमने उदाहरण के रूप में दो रेखाओं, तीन सिचुएशन लिया बेटा, तीन पेयर लिए, तीन जोड़े लिए हैं रेखाओं के। एक रेखा का जोड़ा ये है, एक रेखाओं का जोड़ा ये है, एक रेखाओं का जोड़ा ये है। ठीक है, और क्या बेटा, जैसे मान लीजिए x माइनस 2y है, थोड़ा सा हम फील करते हुए चलते हैं, x माइनस 2y और इक्वल टू 0 ना, तो आप यहाँ 0 समझ सकते हो, प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ क्या बेटा 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, ये तो दे रखा बेटा। अब देखो यदि हम कंपेयर करें तो x का गुणांक a होता है ना, हमने कहा था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरे समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनके गुणांक को हम कंपेयर करें, a1 अपान a2, ये क्या लिखा बेटा a1 अपान a2, तो a1 है हमारा 1 और a2 है 3, तो 1 अपान 3 आ जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा 1 अपान 3। ठीक है, और ये माइनस 2 अपान 4, तो 2 1 2 2 2 4, ये आ जाएगा माइनस 2 अपान 4 लिख लो, या डायरेक्ट माइनस 1 अपान 2 लिख लो, थोड़ा सा रिड्यूस फॉर्म में लिख लो। ठीक है, और ये आ जाएगा बेटा 0 अपान माइनस 20, C1 अपान C2, C1 अपान C2, C1 अपान C2, C1 क्या है यहाँ C1 है हमारा 0, ये है C2 है माइनस 20, तो 0 अपान माइनस 20 कितना हो जाएगा बेटा 0। ठीक है, ये हमारा 0 आ गया। अब देखो अनुपातों की तुलना करें तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आ गया। यदि a1 अपान a2, बात पकड़ना बेटा, बात समझना जो हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, बात पकड़ना, कौन सी बात पकड़ोगे, जो हम पकड़ाना चाह रहे हैं। क्या बेटा 1 अपान 3 जो a1 अपान a2 है, और b1 अपान b2 माइनस 1 अपान 2, ये दोनों बराबर नहीं है, बस हम C1 C2 पे ध्यान ही नहीं देंगे। ठीक है, हमारा काम चल गया। यदि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, क्या a1 अपान a2 ना, क्यों क्या है बेटा a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है।
तो ऐसी रेखाओं का जो ग्राफीय निरूपण है, यदि मान लो इस रेखा को इस रेखा को ये हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। रेखाएं जो हैं, दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। प्रतिच्छेदन बिंदु एकल होगा। क्या बेटा? प्रतिच्छेदन बिंदु एकल, एकल होगा, एक ही होगा, बस इतनी सी बात है। जैसे हमने कंपेयर किया, 1/3 आया, यहां से ये आया -1/2, 1/3, 1/2, ये दोनों इक्वल नहीं है। बस हम C1 C2 पे ध्यान ही नहीं देंगे, हमारा काम बन गया। हम रूप समझ गए कि रेखाओं की प्रकृति क्या है। रेखाओं की प्रकृति क्या है, यदि इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी बेटा, एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। यही हमने लिखा है बेटा, प्रतिच्छेदन बिंदु एकल होगा। ठीक है, ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको बोर्ड में, ठीक है, अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए ये टूल्स की तरीके से काम करेगा बेटा। ठीक है, अब ये संगत असंगत हम समझ गए, रेखाएं क्या हो जाएंगी, संगत। ठीक है, ये सब कुछ एक ही टेबल में कोई नहीं बताता, हम बता रहे हैं बेटा। ठीक है, रेखाओं का ग्राफीय निरूपण से क्या होगा, प्रतिच्छेदन बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु एकल होगा, और जो संगत है या असंगत, ये संगत हो जाएगा। बीजीय निरूपण क्या होगा, इसको यदि हम सॉल्व करें, ये सॉल्व कैसे आया बेटा, ग्राफ पे प्लॉट करके आया। ग्राफ पे प्लॉट करने से ये नेचर समझ में आया कि प्रतिच्छेदन बिंदु एकल होगा। ठीक है, अब बीजीय निरूपण में क्या होगा बेटा, इनके बीजीय निरूपण में इनका हल एक होगा। ठीक है, x का मान एक होगा और y का मान होगा, इनका हल एक ही होगा। ठीक है, बहुत सारे मान नहीं होंगे बेटा। ठीक है, ठीक, क्लियर बेटा। प्रतिच्छेदन बिंदु एकल होगा, एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेंगी, और इनका संगत होगा या असंगत होगा, ये संगत होंगे। अब बीजगणितीय निरूपण में यदि हम इनको हल करते हैं तो x का एक मान आएगा और एक ही मान y का आएगा। ठीक है, अब दूसरे पे ध्यान दे बेटा, ये 2/4 है बेटा, कितना है, 2/4। रिड्यूस कर लेते हैं बेटा, 1/2 आ जाएगा यहाँ, ये क्या आ जाएगा, 1/2। ये बेटा 3/6, 3 1 3, 3 2 6, ये भी 1/2 आ गया। देखो -9/18, -9/-18 बेटा, ये भी हमारा 1/2 आ गया, तो ये भी 1/2। अब देखो, अब कर लो बात, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब देखो तीनों एक हो गए। यहां क्या था, यहां हमने तीसरे पे ध्यान ही नहीं दिया। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हम तुरंत कह देंगे, तुरंत डिसीजन ले लेंगे कि जो प्रतिच्छेदन बिंदु एकल होगा। ठीक है, और ये संगत होंगे या असंगत, तुरंत कह देंगे ये संगत होंगे। फिर बीजगणितीय निरूपण के हिसाब से क्या होगा, इनका हल एक ही होगा, एक ही हल होगा, x का एक मान होगा और y का एक मान होगा। फिर इस सिचुएशन में रेखाएं संपाती होंगी, प्रतिच्छेदन बिंदु एकल होगा, रेखाएं संपाती होंगी, मतलब क्या बेटा। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा फील करते हैं। ये 2x + 3y - 9 है, पहला समीकरण है, इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण में यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तो 2 2 4, 2x, 2 3 6, 3y और -2 9 18। ये तो दोनों रेखाएं बेटा एक ही है ना बेटा, जो रेखा ये, दूसरी रेखा ये, इसको प्लॉट कर लिया, और मान लो इसको कुछ और मान लेकर के प्लॉट करोगे, एक्स वाई की अलग मान लेकर के प्लॉट करोगे, तभी
ये रेखा इस रेखा पे ओवरलैप कर जाएगी। क्यों? दोनों एक ही हैं। इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं। जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ जाए तो रेखाएं कैसी हो जाती बेटा? रेखाएं संपाती होंगी। अच्छा, हमने पढ़ा था, हमने भी सीखा था कि जब रेखाएं जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है, उस बिंदु का भुज x का मान होता है और कोटि y का मान होता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक रेखा ये है, इसी पे दूसरी रेखा चढ़ गई, संपाती हो गई, ठीक है, तो ये कई बिंदु पे टच कर रही, इनफिनाइट बिंदु पे टच करी, तो इनका जो हल होगा वो अनंत होगा। और रेखाएं कैसी हैं? स्वभाव के हिसाब से ये संगत हैं। जब रेखाओं का हल निकल आवे तो वो कैसी होती है बेटा? संगत होती हैं। तो ये बेटा संगत रेखाएं होंगी। ठीक है, आप बीजीय निरूपण से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये अनंत हल होंगे। ठीक है, अब हम तीसरे बात की बात कर रहे हैं, तीसरे नेचर की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा नेचर क्या है बेटा? हो सकता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो आ जाए। जैसे यहां से क्या बेटा? A1 1 है और A2 क्या है? 2, और यहाँ क्या है? B1 2 है और B2 क्या है? 4, और C1 क्या है? -4, और C2 क्या है? -12। अब देखो, इसको यदि हम रिड्यूस करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसको रिड्यूस करेंगे तो 1/2, ये 1/2 है। तो यहां से क्या आया? यहां से आया, इसको लिख लेते हैं, ये 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 1/3। यहां क्या है बेटा? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तीनों बराबर नहीं है, तो यदि ये दोनों बराबर हैं, A1 और A2, A1 का जो A2 से अनुपात है, रेशियो है, वो B1 का B2 से जो है, वो दोनों ये बराबर हैं, तो ये रेखाएं समांतर होती है। रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, और ये असंगत होता है बेटा। जब समांतर रेखाएं होती हैं, वो एक दूसरे की असंगत रेखाएं भी कहलाती हैं। ठीक है, तो कब? जब हम हल न निकाल पाए, रेखाएं समांतर हो तब असंगत होती हैं। जब रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करें या संपाती हो तब बेटा संगत होते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदन बिंदु पे इनका हल एक ही होता है, और यदि संपाती रेखाएं तो अनंत हल होते हैं। कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। हम इसको x और y को सॉल्व नहीं कर सकते, कोई हल नहीं होता। ठीक है, ये 1 नंबर 2 नंबर का इस टेबल के आधार पे या 3 नंबर का जरूर आता है बेटा। इसको ठीक से समझ लो भाई। ठीक है, कोई भी पेयर है, कोई भी जोड़ा है, कोई भी युग्म है, किसका? रेखाओं का, तो उनके जो कोफिशिएंट हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 A2 B1 B2 C1 C2 को अपान करके A1/A2 B1/B2 C1/C2 को देख करके, कैलकुलेट करके, A1/A2 B1/B2 C1/C2 को कैलकुलेट करके उनमें हम संबंध स्थापित करते हैं। ये दोनों इक्वल नहीं है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तब हम C1 पे ध्यान ही नहीं देंगे। यहां कुछ भी हो सकता है बेटा। ठीक है, ठीक है, यहां कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो हम तुरंत पकड़ लेंगे बात और आगे बढ़ जाएंगे, कह देंगे भैया इनकी जो रेखाएं हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेंगी।
प्रतिच्छेदन बिंदु 1 होगा। और कहेगा संगत है या असंगत, तो हम कह देंगे भैया ये संगत है। ठीक है, तो जब एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेदित करें या संपाती हो तब दोनों स्थिति में संगत होती हैं। और संपाती कब होती है? जब तीनों बराबर हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ठीक बेटा। और ये संपाती हो जाती है जब तीनों इक्वल होते हैं, और ये संगत कहलाती है। इनके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, अनंत हल होते हैं। ठीक है, क्योंकि अनंत बिंदु पे टच कर रही है पूरा, क्योंकि एक रेखा पे इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं। ठीक है, दूसरी रेखा पे इन्फिनाइट पॉइंट है, और दोनों एक दूसरे पे टच कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो हमारे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो इन्फिनाइटली मैनी है, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे हैं तो बहुत सारे हल भी होंगे। ठीक है, कब? जब ये संपाती है। और जब क्या बेटा, जब a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो और c1/c2 इक्वल ना हो, ठीक है, तो रेखाएं क्या हो जाती है? समांतर हो जाती हैं। ये असंगत रेखाएं कहलाती है, इनका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो बस इतनी सी जानकारी के आधार पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या है बेटा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है बेटा। ये आना चाहिए, याद हो जाएगा ना बेटा, मेमोराइज करना है इसको। ठीक है, और इसका अभी यूज हम लोग करेंगे अगले क्वेश्चनों में। ठीक है, ये हम अभी रफ करते हैं, वीडियो पॉज करके बेटा नोट कर लो। ठीक है, अब देखो मजा आने वाला है भैया। क्यों? मजा चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों बेटा? मजा क्यों आने वाला है? क्यों? रेखीय समीकरण हमको बनाने हैं, और कोई चीज प्रिपेयर करने में तो अच्छा लगता ही बेटा। क्यों? मजा आता कि नहीं आता? कोई चीज यदि आप कंस्ट्रक्ट करते हो, खुद से बनाते हो, तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है। क्यों? बताओ, अच्छा फील होता है कि नहीं होता है? क्यों भैया? बताना जरा कमेंट में कि अच्छा फील होता है कि नहीं होता है। लेकिन आप बताते नहीं हो। क्यों? कोई चीज आप लिखते नहीं हो, कमेंट में लिखा करो, तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे। क्या हमको क्या अच्छा लगेगा? हमको लगेगा कि हाँ, कोई हमको देखने सुनने वाला है। ठीक है, हम भी हम पे भी किसी की नजर है। ठीक है, इसलिए हमको अच्छा लगेगा। अब देखो, इसमें 3 एक्सरसाइज हैं, 3.1, 3.2, 3.3। और तीनों एक्सरसाइज में, तीनों प्रश्नावलियों में हमको क्या है? समीकरण प्रिपेयर करने हैं, समीकरण बनाना है, समीकरण बनाना है और हल करना है। इस एक्सरसाइज में 3.1 में समीकरण बनाना है और ग्राफ से हल करना है। ठीक है, एक समीकरण बनाया, उसको प्लॉट कर लिया, दूसरा समीकरण बनाया, प्लॉट किया, और फिर जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसका जो भुज है वो x का मान हो गया, और जो कोटि है वो y का मान हो गया। यही उसका हल हो गया। तो इसमें 3.1 में हमको जो हल है वो ग्राफी विधि से हल करना है, रेखाओं को बना करके उनका प्रतिच्छेदन बिंदु पता करके हल कर निकालना है। और क्या बेटा? एक एक्सरसाइज में क्या है? 2 समीकरण हैं, उसमें एक x और y 2 चर हैं, इसमें से एक को विस्थापित करके करना है। ठीक है, x का मान y के रूप में लेकर के विस्थापित करके करना है। और अगर एक एक्सरसाइज और भी है जिसमें x और y का मान, x और y में से किसी एक को टर्मिनेट करके, खत्म करके करना है। ठीक है, वो हम आगे सीखेंगे। अभी हम ग्राफीय निरूपण से, ग्राफ विधि से कैसे समीकरण को हल करते हैं। ग्राफ प्लॉट करना तो बहुत आसान है। ठीक है, हम लोग खूब फैमिलियर हैं, ग्राफ खूब बढ़िया प्लॉट कर लेते हैं, बढ़िया सुंदर सी रेखा बना देते हैं ग्राफ पे। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा मसला टेढ़ा पड़ जाता है। क्या? ये स्टेटमेंट है। ठीक है, टेढ़ा नहीं पड़ता, रुचिकर होता है, लेकिन बच्चे घबराते हैं। ठीक है, लेकिन आप नहीं घबराओगे, हमें उम्मीद है। ठीक है, जैसे जो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसका हम समीकरण के रूप में कैसे लाएं। अच्छा, चैप्टर क्या बेटा? 2 चर वाले, तो इसमें हम 2 चर मानेंगे बेटा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, पढ़ो जरा, पढ़ने में आ रहा है? कभी कभी बच्चे शिकायत करते हैं कि सर जी पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो भैया मोबाइल को थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर लो, और नहीं कोई लेटर समझ आ रहा तो थोड़ा सा जूम कर लो। हम कोशिश तो करते हैं बेटा थोड़ा सा बड़ा लिखने की।
अब देखो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कहता कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता, पहेली नहीं है पहेली, हाँ ठीक है, पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थियों ने? 10। यदि लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या, अब देखो इसमें है क्या शब्द आ रहा है, लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना होता है उसी को हम मान लेते हैं। माना लड़कों की संख्या को एक चर मान लेंगे, क्या x मान लो, और लड़कियों की संख्या y मान लो। बस यहां से शुरुआत करते हैं। कहां से शुरुआत करते बेटा? जो हमसे जानना चाहता है, जो हमसे पूछ रहा है, उसी को हम मान लेते हैं, उसी को हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो क्या लिखें बेटा? माना, तो लड़कों को पहले कहा गया ना, तो लड़कों को पहले मान लो। माना 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 लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या x है, ठीक है। अब चाहे तो एक चीज बताएं, कुल विद्यार्थी कितने बेटा? 10, और x लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या आप यहां 10 - x लिख सकते हो। क्यों? जैसे मान लो कुल 10 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 10, और उसमें मान लो लड़के 4 हैं। लड़के कितने हैं? 4, तो लड़कियां कितनी रहेंगी? 10 - 4। ऐसे ही यदि लड़के 4x हैं तो लड़कियां हो जाएंगी 10 - x। लेकिन ये चीज हम यहां नहीं अपनाएंगे, यहां हम अलग अलग मानेंगे। क्यों? चैप्टर कौन सा बेटा? दो चर मानना। एक चर ये हो गया, लड़कों की संख्या x है, तथा लड़कियों की संख्या, क्या बेटा? लड़कियों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या y है। अब ये मान लिया, ये पहला काम हो गया। बहुत अच्छा, शुरुआत आपने बहुत अच्छी की। जो पूछ रहा था उसी को आपने मान लिया। अब हम शर्त लगाएंगे, जो प्रश्न में शर्त दिया है या प्रश्न के हिसाब से हम समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे बेटा। देखो प्यार से करेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार लिख सकते हो या प्रथम शर्त के अनुसार लिख सकते हो। दो समीकरण बनाने ना, तो एक लिख लो प्रथम शर्त के अनुसार। क्या लिखें बेटा? प्रथम शर्त के अनुसार। शर्त क्या है? 10 विद्यार्थी हैं। देखो यही शर्त है बेटा, 10 विद्यार्थी हैं और हमने माना है लड़के x हैं, लड़कियां y हैं। तो यदि हम दोनों को जोड़ दें तो कुल विद्यार्थी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्यों भैया? x लड़के y लड़कियां, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए? हमारे हिसाब से हो गए x + y, और प्रश्न के हिसाब से है 10। इसका मतलब x + y = 10। यही हुआ ना बेटा? x + y = 10। ठीक है, एक समीकरण, ठीक है। क्यों? अब इसको ग्राफ पे बनाना बेटा, उसके ग्राफीय हल निकालो। ये बीजगणितीय हल निकालना होता तो हम इसको यहीं छोड़ देते, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे? y को x के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। y को x के रूप में लिख लेंगे, या y = क्या लिखेंगे? x वेरिएबल पहले लिखते हैं, चर पहले लिखते हैं, तो -x + 10। ठीक है। अब ऐसा करते हैं ना, लगे हाथ इसकी टेबल भी बना लेते हैं, ठीक है। ये आसान है, इसलिए अलग से न करके टेबल में ही हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे बेटा। मान लो ये x है और ये y है,
y का मतलब -x+10, यही है ना मतलब। हम x की कोई मान ले लेंगे बेटा, ठीक है। x की जगह पे मान लो कुछ भी ले लो, है x की जगह पे मान लो 3 ले लेते हैं, x की जगह पे 3 ले लें, तो ये हो जाएगा -3+10, तो y कितना हो जाएगा हमारा -3+10 यानी 7 आ जाएगा, ठीक है। और 4 ले लो, इसको यहाँ 4 ले लो, तो ये 10 - 4 यानी y हमारा 6 आ जाएगा। बस इतना ही करेंगे, ठीक है। और टेबल ये समीकरण 1 हो गया, क्योंकि इसको हल नहीं करना है, ऐसे बीजगणितीय हल नहीं करना है, इस समीकरण से ज्यादा महत्व इसका है, तो इसको टेबल 1 मान लो, ठीक है। ये प्रथम शर्त हो गई। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार अब फिर देखो, यदि लड़कों की संख्या, लड़कियों की, वेरी गुड, ये लड़कियां कितनी है y, कहता है यदि लड़कियों की संख्या y लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या क्या है x से 4 अधिक हो, ये 4 ज्यादा है क्या भैया, ये लड़कियां हैं, ये नंबर्स है लड़कियों की, जितनी लड़कियां हैं उनकी गिनती है ये 10 15 20 25 जो भी, और ये लड़कों की गिनती जितने लड़के हैं। कहता जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये 4 ज्यादा है। कौन ज्यादा है, लड़कियों की संख्या। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए 2 तरीके हैं, ये 4 ज्यादा है तो इसमें से हम 4 घटा दें तब दोनों बराबर हो जाएंगे, या ये कम है, लड़के कम हैं तो लड़कों को 4 दे दें, यही हुआ ना बेटा, लड़कियां 4 ज्यादा हैं। तो एक तरीका ये हुआ कि हम लड़कियों की संख्या में से 4 कम कर दे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। एक तरीका ये हुआ कि लड़कियां ज्यादा हैं तो लड़कों को भी ज्यादा कर दें। क्यों, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, है? लड़कियां 4 ज्यादा हैं तो हम लड़कों को भी 4 ज्यादा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अच्छा, बाई चांस मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं और इनके पास 6 रुपए हैं, तो आपके पास 4 रुपए ज्यादा है ना बेटा। तो एक तरीका ये है कि आपसे हम 4 रुपए ले लें, आपको भी 6 कर दिया, इनको भी 6 कर दिया, तो बराबर तो हो गए, लेकिन आपका चेहरा लटक जाएगा कि अच्छे खासे 10 रुपए थे 4 ले लिया, लेकिन इनके पास 6 हैं, ठीक है। इनको यदि हम 4 दे देते हैं तो इनका भी 10 हो गया, आपका भी 10 हो गया, तो दोनों प्रसन्न। तो हमको प्रसन्न रखना है? हमको किसी से लेना नहीं है, हमको देना है, देने की प्रवृत्ति अपनानी है बेटा। ये y है, लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है, तो 4 यदि हम इधर भी प्लस कर दें तो बात हमारी बन जाएगी। बहुत सुंदर, ये दूसरा समीकरण बन गया, ठीक है। अब टेबल बना लो इसकी भी बेटा। क्यों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? मजा ना आए तो पैसा वापस, क्यों, यही कहते हैं ना। ठीक है, ये मान लो x हो गया, ये y हो गया, y कितना हो जाएगा x+4, ठीक है। तो छोटा छोटा मान लेंगे, मान लो x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं तो y कितना हो जाएगा 1 + 4 5 आ जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू मान लो 2 ले लेते हैं तो 2 4 6 आ गया। बस ये 2 टेबल हो गई बेटा, है? इस टेबल से हम एक रेखा को निरूपित कर लेंगे, इस वाली रेखा को, क्यों, इसी को एक 1 लिखोगे, क्या लिख लो, समीकरण को ये लिख लो, टेबल की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। समीकरण 1 पहली रेखा को बताती है, समीकरण 2 दूसरी रेखा को बताती है, और पहली रेखा को निरूपित करने के लिए ये हमारे पास भुज और कोटि है, ये भुज है, ये कोटि है, और दूसरी रेखा को निरूपित करने के लिए ये भुज है, ये कोटि है। अब हम निरूपित कर लेंगे, बहुत सुंदर बेटा। पहली रेखा के लिए भुज पे चलना है 3, ये वाला फिगर हम अपनाएंगे, ये वाला ग्राफ अपनाएंगे। ग्राफ आपकी कॉपी में बना होगा बेटा, हमको थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए हमने पहले से कर रखा है बेटा। आपके सामने करते तो बहुत टाइम लग जाता, आपका भी समय जाता बेटा, आपका समय तो महत्वपूर्ण है, हम जानते हैं बेटा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, 3 और 7,
भुज पे हम चलेंगे 3, 1 2 3, और कोट पे चलेंगे 7। ये हो गया ये वाला पॉइंट। और इस पे 4 चलेंगे और यहां चलेंगे 6। कैसी रेखा बन रही है, काटेगी भी भैया। और इसमें यहाँ क्या बेटा 1 और 5, तो पहले इसको खींच देते हैं, देखते हैं कहाँ जाती है रेखा। ठीक है, इसको हम पहले प्लॉट कर लेते हैं, इस रेखा को ड्रा कर लेते हैं। 2 पॉइंट से ना बेटा, ये और ये 3 और 7 एक्स एक्सिस पे 1 2 3 3 गए, और वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7, और इस पे 4 गए, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 5 6। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं बेटा क्या बनती है, सिचुएशन क्या बनती है। ठीक है, ये बन गया, ये होगा ना बेटा। ठीक है, ये रेखा ठीक है, देखते हैं बेटा सिचुएशन क्या बनती है। ठीक है, ये रेखा क्या हो गई, ये जो रेखा है ये क्या हो गई, y इक्वल टू -x+10। अच्छा, अब इस 2 बिंदु तो हमने लिए थे, आप किसी भी बिंदु पे आप चेक कर सकते हो, हैं? जैसे यहां मान लो ये बिंदु ले लिया, ये वाला, चलो ये ले लिया। इस बिंदु में 1 2 3 4 5 6, कौन सा ले रहे हैं ना, 6 भुज हो गया 6, और कोट हो गई 1 2 3 4। ठीक है, ये है बेटा 6 है, और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये बेटा इक्वल हो जाएगा, तो हमारा वेरीफाई हो गया। कोई भी पॉइंट लोगे उसमें जो भुज और कोट का जो मान है एक्स और वाई का, इस समीकरण को संतुलित करेगा, वेरीफाई करेगा। कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मान लीजिए हम ये पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, हमने प्लॉट नहीं किया, लेकिन हम चेक कर रहे हैं बेटा कि हमने ग्राफ प्लॉट किया है कि गलत प्लॉट किया। तो ये इस पॉइंट के लिए भुज कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका भुज 7 है, और कोट 1 2 3, कोट 3 है। तो यदि हम भुज कोट की जगह पे 3 लिख लेते हैं और इसके जब 7 लिख लेते हैं, तो देखो बेटा संतुलित हो गया कि नहीं हो गया। 10 में से 7 जाएगा 3, और 3 है यहाँ। इसका मतलब जो हमारा पहला ग्राफ है वो करेक्ट है। बहुत सुंदर प्लॉट हुआ है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। दूसरा में क्या है, 1 और 5। 1 कहां है बेटा, ये है, और 5 राम 2 3 4 5, ये हो गया 1 और 5, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 2 और 6, 2 2 और 6। बहुत सुंदर भैया, ये तो भैया कट रहा है? हम बेकार ही घबरा रहे थे बेटा। ठीक है, चेक कर लो बेटा, प्रतिच्छेदित कर रही कि नहीं कर रही रेखाएं, कर रही है, बहुत सुंदर बेटा। घबराना नहीं चाहिए, मेहनत किया है तो चीजें बनेगी, नहीं बनेगी तो फिर कोशिश किया जाएगा। क्यों भैया, आप हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? घबराना नहीं चाहिए, हम घबरा गए थे। क्यों कि भैया ये क्या सिचुएशन बन रही है, ये क्या हो गया, ये रेखा ये थी ना y इक्वल टू -x+10, और ये क्या है y इक्वल टू, ये रेखा क्या बताती है, y इक्वल टू x+4। ठीक है, तो एक ग्राफ प्लॉट हो गया, बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत सुंदर। तो अब लिखेंगे क्या, ठीक है, लिखने के लिए हम बता रहे हैं, बात समझ पाए कि नहीं। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के जो निर्देशांक है, जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, उसका निर्देशांक भुज 3 है, और कोट हमारी 7 है। बहुत सुंदर। तो अब टेबल को रफ कर देते हैं। ठीक बेटा, वीडियो पास करके आप नोट कर लो बेटा। तो क्या लिखें, ग्राफ के अनुसार दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु
ठीक है, लिखने का तरीका भी आना चाहिए। आपको आता बहुत है, क्यों? आपको आता बहुत है, लेकिन आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। हैं? घर में खूब बढ़िया रसोई बनी, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन मिला, ठीक है। आप लोग तो खाने में बहुत ही क्या बोलते हैं, रुचि रखते हो, इंटरेस्ट लेते हो, ठीक है। तो ये खाना बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन परोसने का ढंग नहीं है, ठीक है। सब एक दूसरे में मिक्स है, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं, तो खाने में उतनी रुचि नहीं रहेगी। आपको आता बहुत है, लेकिन आप कॉपी पे प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो बेटा मजा नहीं आएगा। तो जो परीक्षक है, जो आपकी परीक्षा बोर्ड में आपकी कॉपी को चेक कर रहा है, उसके दिमाग में एक अच्छी इमेज नहीं बनेगी। अच्छी इमेज बने इसलिए प्रेजेंट करना बहुत जरूरी, कि आप कितना बढ़िया प्रेजेंट करते हो। तो ठीक है, आप प्रेजेंट करने में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को शामिल किए रहते हैं। कहता है कि ग्राफ ही विधि से हल करो, तो ग्राफ की बात करेंगे बेटा। ग्राफ के अनुसार क्या लिखें, ग्राफ के अनुसार दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेदन, ठीक है, प्रतिच्छेदन बिंदु कितना है, 3 बिंदु है, तो ऐसे छोटे ब्रैकेट में शो करेंगे, 3,7 है। अतः जो ये चीज है, भुज बोलते हैं ना इसको, जो अतः x बराबर 3, ठीक है, और x क्या है, लड़कों की संख्या, x माना था ना लड़कों की संख्या को, ठीक है, और y बराबर कितना है बेटा, 7, लड़कियों की संख्या। क्लियर बेटा? अब चेक कर लो कि कुल कितने विद्यार्थी है, 10, 3 धन 7, 3 + 7 = 10। बहुत सुंदर। और ये क्या है, ये लड़कियों की गिनती है, लड़कियों की गिनती लड़कों से 4 ज्यादा, 3 में 4 जोड़ दोगे 7 आ जाएगा। बस यही उत्तर हो गया है। ये कैसे सॉल्व किया, हम लोगों ने ग्राफ की विधि से हल किया है बेटा, यही हमारा उत्तर हो गया। बहुत सुंदर बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, नहीं मतलब 1 में सेकंड पार्ट, ठीक है। यदि ये दोनों क्वेश्चन पहला और सेकंड कर लिया है और वो टेबल ठीक से समझ ली, बस इस एक्सरसाइज में और कुछ है नहीं। टेबल में क्या है बेटा, रेखाएं कब संपाती होती हैं, कब एक दूसरे को एक बिंदु प्रतिच्छेदित करती हैं, कब समांतर होती है, ये हमको आना चाहिए। ये कैसे आता है, कोफिशिएंट से, a1 a2 a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करने से। और ग्राफी विधि से हल कैसे करते हैं, पहले हम समीकरण बना लेते हैं, फिर समीकरण के हिसाब से एक रेखा को प्लॉट करते हैं, फिर दूसरे समीकरण से दूसरी रेखा को प्लॉट करते हैं, और जहां वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसका जो भुज है वो x का मान हो जाता है, जो कोटि है वो y का मान हो जाता है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हम x और y ही एज्यूम करेंगे, जो अननोन चीजें हैं, जो अज्ञात चीजें हैं, उसमें हम एक को x मान लेंगे और दूसरे को y मान लेंगे। फिर आ गए हम लोग सेकेंड पार्ट के लिए। किसके लिए बेटा, सेकेंड पार्ट के लिए। ठीक है, कहता कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य ₹46। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य बताओ। ठीक है, हमारा बेसिक क्या है? समीकरण को बनाने के लिए जो पहला कदम है, जो पहला स्टेप, कैसे हम पहला पांव रखते हैं, वो क्या है कि जो हमसे पूछता है उसको हम मान लेते हैं।
और चूंकि ग्राफिक से हल करना है तो एक को हम x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य बताओ। तो हम लिख लेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य ₹x है तथा एक पेन का मूल्य ₹y है। एक पेंसिल का मूल्य ₹x है तथा एक पेन का मूल्य ₹y है। ठीक बेटा, अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को शामिल कर लेंगे। कोई कहता है, कोई कुछ काम उठाता है तो कहता है कि फलाने ने कहा था इसलिए हमने ऐसा कर दिया। तो हम जब कुछ करने जा रहे हैं, वो क्यों करने जा रहे हैं कि प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को हम शामिल कर रहे हैं। तो क्या लिखें, प्रश्नानुसार या प्रथम शर्त के अनुसार। दो शर्तें हैं ना बेटा, एक शर्त ये है, एक शर्त ये। तो क्या लिखें, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार क्या कहता है, 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य हमने कितना माना x, तो 5 का हो जाएगा 5x। क्यों बेटा, एक पेंसिल का मूल्य मान लो ₹3 है तो 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा, 5 गुणा 3। ऐसे ही एक का है x तो 5 का हो जाएगा 5 गुणा x, और 5 गुणा x को हम 5x से लिखते हैं। क्या हो जाएगा बेटा, 5x प्लस 7y। एक कलम का मूल्य ₹y है तो 7 कलम का हो जाएगा 7y। इन दोनों का मूल्य 5 पेंसिल तथा 7 कलमों के मूल्यों का योग कितना है, 50। यही है पहली शर्त। अच्छा, एक बात और बताएं, थोड़ा सा ट्रिकी है, एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, किसी और को ना बता देना, ठीक है। क्या बच्चे क्या करते हैं, जैसे अभी पहले प्रश्न में हमने y दोनों जगह पहले y को x के फॉर्म का लिखा था, तो ये हम यहाँ 7y = -5x + 50 लेते हैं और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5x + 50 अपान 7। अब जब डिनोमिनेटर में 7 है, क्या है, डिनोमिनेटर में 7 है, तो x की कोई भी मान निकालोगे ना, कोई भी वैल्यू रख दोगे, कुछ भी रख दोगे, कुछ भी है, x की वैल्यू मान लो 2 रख देते हो तो 2 5 या 10 -10 आया, तो 50 में से 10 चला जाएगा, 40 बचेगा, और 40 बटे जब 7 करोगे है तो बेटा टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, 40 बटे 7। तो हम प्लाट करने में हमको दिक्कत होगी। 40 बटे 7 कितना आ जाएगा, मान लो हम x = 2 रखते हैं, ठीक है, तो 2 5 या 10 10 आएगा, 50 में से 10 जाएगा 40 बटे 7, 7 से भाग करो, 7 तो 25 35, 5 40 50, 7 7 49, 1 50, 10 7 1 7, 3 10 30, 7 4 28। अब करते रहो भैया, ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, तो इसको ग्राफ पे प्लॉट करने पे y का यह मान को ग्राफ पे प्लॉट करने में हमको दिक्कत होगी। तो भैया डॉक्टर ने नहीं बताया है, किसी वैद्य ने नहीं बताया, किसी पंडित जी ने नहीं बताया, किसी मुल्ला ने नहीं बताया कि हम इस तरफ केवल y रखेंगे, हम इधर x भी रख सकते हैं। क्यों, यदि हम इधर x रख लें, एक तरफ हम यदि केवल x रख लें, इसको इस फॉर्म का ले आवे, किस फॉर्म का, किस फॉर्म का बेटा, 5x, ये अब करके पाना, 5x = -7y + 50, ठीक है, या x = -7y + 50 बटे 5। ध्यान रखना बेटा, क्या कि डिनोमिनेटर में हम कोशिश करें, यदि मिल जाए हमको, कहीं हो, इसमें होगा तभी हम कर पाएंगे, कि जो हर है, हर में 2 आवे या 5 आवे, 3 है 7 है, इस तरीके से आएंगी चीजें,
तो खत्म नहीं होंगी बेटा, ठीक है। ये किसी बिंदु पे मतलब इसको जब हम भाग करेंगे तो परफेक्ट डिवीजन आएगा नहीं बेटा, डिवीजन नहीं आएगा तो हम प्लाट करने में हमको दिक्कत होगी। अब देखो यहां तो हम कुछ कर सकते हैं बेटा आसानी से, क्या, जैसे मान लीजिए पहली कंडीशन में यदि हम x को y को x ले लें, अब देखो y ऐसा x पे डिपेंड कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, हमको y के मान रखने हैं, उसका करस्पॉन्डिंग x निकाल लेना है। तो y की जगह पे y निकालना है, y लेना है और x निकालना है। x क्या है बेटा, -7y प्लस 50 बटे 5। साल तो खैर हम अलग कर लेंगे, ठीक है। ये y यदि हम 0 ले लेते हैं, 0 ले लो, ठीक है, तो 50 में से 0 चला जाएगा तो 50 ही बचेगा और 50 बटे 5 10 आ जाएगा। क्यों, ये चीज उचित है, 10 है हमारे पास, क्या, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10, 1 8 9 10, कुछ और सोचे बेटा, हैं, क्यों, कुछ भी ले सकते हो बेटा, हैं, 5 के से डिविजिबल ले सकते हो। मान लो यहाँ 3 ले लो तो y क्या ले लो, 3 ले लो, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, उस हिसाब से हमारे पास स्पेस नहीं है, y की वैल्यू 3 ले लो, तो तीनों नहीं, y की वैल्यू 5 ले लो, y की वैल्यू 5 ले लो, तो 5 से 35, 50 में से 35 चला जाएगा, 15 बचेगा, ये हमारा 3 आ जाएगा। क्यों बेटा, यदि हम y की जगह पे 5 रखते हैं तो 5 से 35, 50 में से 35 जाएगा 15, 15 को 5 से भाग करोगे तो 3 आ जाएगा। और क्या ले ले भैया, ये तो अच्छा था 0 लेना, लेकिन ये हो सकता है क्या, क्या, एक, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10, एक और प्लाट कर लेते हैं, ले ही ले, क्यों भैया, क्योंकि आपके पास तो स्पेस की दिक्कत नहीं है, हमको यहाँ दिक्कत है, ठीक है, तो हम ले लेते हैं, एक लाइन और ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं बेटा, ठीक है। ठीक है, एक लाइन और ड्रा कर दिया, तो एक पॉइंट हमारा क्या था बेटा, 0 लेना चाह रहे थे ना बेटा, यहाँ 0, y को हम यदि 0 ले लेते हैं, y को 0 ले लेते हैं तो x हमारा 10 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 50 में से 0 जाएगा 50 बट्टे 5, 5 को भाग करो 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको चलो प्लाट ही कर लेते, देखते क्या बनता है बेटा, y पे 5, x पे 3, ये 3 है और 5, राम 2 3 4 5, ये हो गया बेटा, क्या, x की वैल्यू 3 है, ये 5 है, और दूसरा क्या बेटा, y हमारा 0 है और x हमारा 10 है, मतलब यही पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। ये सिचुएशन आ सकती है बेटा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, ये हमने ये लाइनें ड्रा कर रखी थी, बाई चांस आपके सामने करते तो और समय लगता, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये लाइन, ये लाइन क्या बताती है, ये लाइन बताती है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, लाइन क्या बता रही है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ठीक है। अब दूसरी लाइन प्लॉट कर लेते हैं बेटा,
पहला हो गया ना बेटा। हाँ? ठीक है, और दूसरे के लिए बात करें, दूसरी शर्त लगा लें, क्यों? ठीक है, दूसरी शर्त क्या है? 5 कलम यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्त के अनुसार। क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त क्या बेटा? द्वितीय शर्त है क्या कि 7 पेंसिल 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब यहां हम y इधर रखेंगे, क्यों? डिनोमिनेटर में हर में 5 चला जाएगा, या 5y बराबर -8x प्लस 46। ठीक है, तो y, चलो एक लाइन और लिख लो, y बराबर -7x प्लस 46 बटे 5। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा, ठीक है, यदि हम x की जगह पे बेटा 3 रख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाओ। तो ये प्रैक्टिस पे निर्भर करता है, जितना बढ़िया प्रैक्टिस किए रहोगे उतना जल्दी आप कर लोगे बेटा। ये x है, ये y है, y कितना? -7x प्लस 46, लिखने की जरूरत नहीं थी यहाँ, बटे 5। ठीक है, तो यदि हम x को 5 से डिविजिबल लेना है, ठीक है, 8 क्यों? 8 7 जा 56 होता है, यदि हम 8 ले लेंगे x तो 8 ले सकते हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो ये बात बन जाएगी। और छोटा नंबर पे कोई चेक करें, देखो हम कर क्या रहे हैं? हम कर ये रहे हैं कि जो अंश है, अंश का मान का अंतिम अंक या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए, तभी ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो यदि हम यहाँ 3 ले लेते हैं बेटा, तो 3 7 21, x की जगह पे हम ये 3 ले लें, तो 3 7 21, 46 में से जब -21 करोगे तो 6 में से गया 5, 4 में से 2 जाएगा 2, 25 आएगा। 25 को 5 से भाग करोगे तो 5 आ जाएगा, वेरी गुड। तो एक तो हमारा हो गया। ठीक है, और यदि हम यहाँ 8 ले लेते हैं, हम वो टेबल पढ़ते हैं जिसको 7 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, तो 8 7 56 होता है बेटा। यदि हम यहाँ 8 ले लेते हैं, तो 8 7 56, -56 और प्लस 46 मिलकर के -10 हो जाएगा। माइनस वाला जुगाड़ है कि नहीं है? -10 हो जाएगा, और -10 को यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो -2 आ जाएगा। बहुत सुंदर बेटा, क्यों? बस अब इसको प्लॉट करना है। क्या लिया हमने? 8 लिया है, 8 को 7 से गुणा किया तो ऋण का 56 आया, ऋण का 56 और धन का 56 मिलकर के ऋण का 10 बचेगा। ऋण के 10 को 5 से भाग करोगे तो ऋण का 2 आ जाएगा। बस अब इसको प्लॉट करना है, प्लॉट तो हो जाएगा बेटा। माइनस का थोड़ा सा लफड़ा है, कोई बात नहीं, माइनस हम देख लेते हैं कि कहाँ है माइनस। ये बेटा -1 है और ये -2 है, ये। ठीक है, -2 की चीज में कहाँ जाना है? 8 पे जाना है। पहले हम 3 की बात कर लेते हैं। 3 और 5 है, 3 है भुज पे गए 1 2 3, इसकी सीध में 5 गए 1 2 3 4 5। अरे वाह, ये तो यही पॉइंट हो गया, 3 और 5 कॉमन हो गया। सही है बेटा, तो यही तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 4 5, तो एक पॉइंट तो हमारा यही हो गया। दूसरा क्या है? 8 x की वैल्यू 8 है, 8 है, हाँ, x की वैल्यू 8 है ये, और -2 ये हो गया।
1 और 2 ये। अब इसको मिला दो, ठीक है, तो प्रतिच्छेदन बिंदु तो हमको पता चल गया बेटा, -2 किसमें, y में था। हाँ? ठीक बेटा, इन दोनों को मिला देते हैं, तो ये पॉइंट वो कॉमन हो गया बेटा। कॉमन पॉइंट जो दोनों रेखाओं पे, वही तो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। तो इसमें 3 और 5 आ गया बेटा। बस ये रेखा कौन सी हो गई, ये रेखा हो गई 7x + 5y = 46। ठीक है, बिल्कुल चूल से चूल भिड़ा दो, ऐसा सेट कर दो, ऐसा प्रेजेंट कर दो कि एग्जामिनर भी सोचे वाह क्या बढ़िया किया। ठीक है, ये हो गया बेटा, एक रेखा ये बन गई, दूसरी रेखा ये बन गई, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां करें बेटा, 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ग्राफ के अनुसार, ग्राफ के अनुसार सिस्टम से लिखेंगे बेटा, और हम लापरवाही नहीं कर रहे हैं लिखने में, तो आपको भी नहीं करना है। हमारी राइटिंग तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हम लिख रहे हैं तो आपको भी लिखना है, आपकी राइटिंग भी अच्छी है। ठीक है, तो इसलिए आपको लिखना जरूर है, जो जितनी जरूरत है उतना तो लिखना ही पड़ेगा भैया। है, ऐसा करो, कॉपी को ऐसा प्रस्तुत करो कि यदि वो 5 में 6 ना दे पाओ तो 5 में तो 5 दे ही। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको मन तो उसका कहेगा लो 6 दे दें, फिर सोचेगा 6 दे देंगे तो हमसे कोई पूछेगा कि भैया 6 कैसे दे दिया 5 में, तो 5 में तो 5 दे ही, ऐसी कोशिश करना है। ग्राफ के अनुसार दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु, क्या बेटा, प्रतिच्छेदन बिंदु, दोनों ग्राफ का प्रतिच्छेदन बिंदु कितना था बेटा, 3 और 5 है, 3, 5 है। निर्देशांक को ऐसे मेंशन करते ना एक ब्रेकर में, 3 और 3, 5 है, अर्थात भुज x = 3। x हमने किसको माना था, एक पेंसिल का मूल्य, 3 रुपए लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो एक पेंसिल का मूल्य। ठीक है, कोटि y बराबर, y कितना आया बेटा, कोट कितनी है, 5 ना, 5 एक पेन का मूल्य। क्लियर बेटा, बस। अच्छा, अब आप इसको चेक कर सकते हो, 5 पेंसिल और एक पेंसिल का कितना आया, 3, तो 5 से 15 हो जाएगा, 3 × 5, और 7 कलम, 7 × 5 = 35, कितना आ जाएगा, 15 + 35 50 आ गया बेटा, 50 ही दे रखा है। 7 पेंसिल, 7 × 21, और 5 कलम, 5 से 15, इन दोनों को जोड़ो, ये तो बेटा 5 × 1 = 6 और 2 × 1 = 3। क्यों, कोई गड़बड़ है क्या, क्या है, क्या दे रखा है, 7 पेंसिल, तो 7 × 21 और 5 कलम, 5 × 25 आता है बेटा। ठीक है, 5 × 1 = 6, 2 × 2 = 4, ये भी 46 आ गया। इसका मतलब आपने जो हल किया है, कैसे हल निकाला है, ग्राफ से हल निकाला है। इस समीकरण का हल ग्राफ से निकाला। पहले आपने समीकरण बनाया, फिर उस समीकरण को, 2 समीकरण वाली 2 रेखाओं को ग्राफ पे प्लॉट किया, फिर उनका हल निकाला। हल क्या निकाला, कुछ किया ही नहीं, जो प्रतिच्छेदन बिंदु था
उसको लिख लिया, उसके भुज को x लिख दिया और कोटि को y लिख दिया। तो जो आपने हल निकाला है वो बहुत सुंदर है, ये नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ने नोट कर रखा है। कहता है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ठीक है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे पे चढ़ी हुई रेखाएं। ठीक है, तो रेखाएं कौन कौन सा दे रखा है? रेखाओं का युग्म, एक युग्म ये है, एक जोड़ा ये है। इन जोड़ाओं के बारे में हमको बताना है, इनकी प्रकृति के बारे में बताना है कि ये कैसी हैं रेखाएं, प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे पे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या ओवरलैप करेंगी, संपाती होंगी या पैरेलल होंगी, दूर दूर चलेंगी। ये 3 रेखाएं दे रखी हैं, तो हम कर लेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन ये कहते तुलना करके बता करना है, ऐसे थोड़ा पता करना है कि ये क्या है, तुलना करके बताना है। तो तुलना कर लेंगे बेटा। फ्रॉम एबव क्या लिखोगे? फ्रॉम एबव, फ्रॉम एबव नहीं है, क्या लिखोगे? उपरोक्त से, उपरोक्त, हम पहले की बात कर रहे हैं, पहले युग की। उपरोक्त से A1/A2 इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 5/7। B1/B2 कितना आ गया बेटा? -4/6। रिड्यूस कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो कितना आ गया? B1/B2 इक्वल टू आ गया -2/3। अब देख लो बेटा, A1/A2 आया 5/7 और B1/B2 आया -2/3। अब ये देखो दोनों इक्वल नहीं है, बस हम C1 C2 जाए भाड़, उससे हमसे मतलब है नहीं। यदि हमारा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया तो हम एक डिसीजन पे पहुंच गए। ठीक है, सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए रेखाएं क्या है? क्या बेटा? रेखाएं क्या है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं बेटा, प्रतिच्छेदित करती हैं। क्यों? बस यही आपका उत्तर हो गया। बहुत सुंदर बेटा, आपने कर लिया। ठीक है, ऐसे ही दूसरे में देखेंगे। यहां भी रखेंगे वैसे ही बेटा। ये एक क्वेश्चन हो गया, एक पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। क्या लिखें? उपरोक्त से। क्यों? स्टेटमेंट बढ़िया होना चाहिए। उपरोक्त से A1/A2 इक्वल टू 9/18, 9 1 जा 9, 9 2 जा, ये हो गया इक्वल टू 1/2। B1/B2 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू ये भी 1/2। अरे वाह! फिर C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा तब तो। C1/C2 इक्वल टू 12/24। ठीक है, ये क्या है? 12 1 जा, कितना बेटा? 12 1 जा, 12 2 जा, तो 1/2 ये भी आ गया। अब देखो बेटा, तीनों इक्वल है। जब तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है? रेखाएं एक ही होती है, रेखाएं समपाती होती है। चूंकि क्या लिखो बेटा? चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2, सब 1/2 आ गया। देयरफॉर इसलिए
रेखाएं समपाती होंगी। क्या होंगी? समपाती होंगी। ठीक है, बस इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ये है, ये डिसीजन हो गया ना, एक प्रतिच्छेद कर रही थी। ठीक है, यही इसका उत्तर हो गया। उत्तर लिखोगे? हाँ लिख लो, यही उत्तर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये एक बिंदु पे इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ये क्या है? संपाती हैं, ओवरलैप करती हैं। ठीक है, और इसको देख लेते हैं बेटा। उपरोक्त से A1/A2 बराबर 6/2 बराबर 3। ठीक है, B1/B2 हाँ कितना बेटा? -3/-1। इसका गुणांक क्या है? B1 है -3 और B2 है -1, तो -3/-, ये भी बेटा प्लस का 3 आ गया। आप देखो, यदि ये दोनों इक्वल आ गए तब तो हमको तीसरे को भी चेक करना होता है। ठीक है, C1/C2 चेक कर लो, 10/9। अब देखो, इसमें ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, सिंस चूंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। C1 और C2 के बराबर नहीं है, इसलिए रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, बस ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बेटा। है क्या पता करना था? को इनका रेशियो देख करके, अनुपात देख करके, किसके अनुपात? कोफिशिएंट और कांस्टेंट के। ठीक है, गुणांक और अचर पदों के अनुपात को देख करके हमको बताना था ये क्या है। ठीक है, अब ऐसे यहां है बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही है। अनुपातों A1/A2 है, x का गुणांक और दूसरी रेखा में x का गुणांक का अनुपात है, और यहाँ y के गुणांक का अनुपात और अचर पदों का गुणांक कंपेयर करने हम करके हमको संगत या असंगत बता करना है। ठीक है, क्यों बेटा? अब कैसे करें इसको? ठीक है, अभी हम इस पे ध्यान दे रहे हैं बेटा। ठीक है, ये ऊपर लिखा है, हम यहां लिखेंगे उपरोक्त में, या लिखेंगे दिए गए रेखाएं। ये पहली पार्ट की बात हो रही है, पहला पार्ट है। रेखाएं क्या है? 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7 है? इनके गुणांकों को कंपेयर करना है। दिए गए रैखिक युग्म में क्या बेटा? A1, ये फर्स्ट पार्ट की बात हो रही बेटा। ठीक है, A1/A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/2, और B1/B2, अरे यार बहुत जल्दी में है यार। B1/B2 कितना आ जाएगा बेटा? 2/-3। ठीक है, अब यही छोड़ दो, C1/C2 को देखना ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा यही काम चल जाएगा। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 3/2 आया, ये 2/3 आया ऋण का, तो ये इक्वल नहीं है। क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर मिलेंगी या प्रतिच्छेद करेंगी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी और संगत होंगी। ठीक है,
भाई तभी हम पता कर पाएंगे यदि इंटरसेक्ट कर रही है ओवरलैप कर पाएंगे तभी संगत होंगी, तो ये तो हमको लिखना पड़ेगा। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और संगत होंगी, समझ लो दोनों चीजें हमको लिखना पड़ेगा, संगत होंगी। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए देखो बेटा, सेकंड पार्ट के लिए दिए गए समीकरणों से, दिए गए समीकरण कह लो या रैखिक युग्म कह लो, दिए गए रैखिक युग्म में, सेकंड पार्ट की बात हो रही बेटा, A1/A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2/4, 2 1 2, 2 2 4 इक्वल टू 1/2। B1/B2 क्या आ जाएगा -3/-6, ये कट गया, 3 1 3 3, ये भी 1/2 आ गया। अब तो जब दो बराबर आ गए तो तीसरे को कंपेयर करना ही पड़ता है हमको, C1/C2 कितना आ गया A8/9। ठीक है, अब क्या लिखें, अब चूंकि A1/A2 इक्वल टू B1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, परंतु डायरेक्ट लिख लो, नॉट इक्वल टू C1/C2। अतः या इसलिए रेखाएं चाहोगी समांतर होंगी, रेखाएं समांतर एवं असंगत होंगी, समांतर होंगी। अतः रेखाएं असंगत होंगी। बस ये इस तरीके से करना है बेटा। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया। फर्स्ट पार्ट आ रहा था संगत हैं और सेकंड पार्ट आ रहा था कि ये असंगत हैं, तो सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया भैया। वेरी गुड, बहुत सुंदर। आप अच्छे हो, थोड़ा सा धैर्य है आप में, क्यों बेटा? थोड़ा सा सेशन लंबा हो रहा है, बस यही लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे बेटा। अब इतना तो समय देना पड़ेगा, रील देख करके काम नहीं चलेगा, पूरा देखना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा, तब जाकर के 70 में 70 पाने के हकदार होंगे और 100 में 100 की बात करो बेटा। क्यों? क्योंकि जब नॉलेज नहीं होगा तो 30 में 30 आपको स्कूल से कैसे मिल जाएंगे, या 20 में से 20 कैसे मिल जाएंगे? नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो नॉलेज रील देखने से नहीं होगा कि 2 मिनट 1 मिनट की रील देख लिया आपको नॉलेज हो गया, आप 100 में 100 लाने के हकदार हो गए। नहीं बेटा, थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा बेटा। हम दे रहे हैं तो आप भी दो बेटा, ठीक है। थर्ड पार्ट, तो ये क्वेश्चन है मान लो, ठीक है, और इधर आंसर है। चलो हमने बेकार मिटा दिया है। थर्ड क्या लिखें, दिए गए रैखिक युग्मों से, यहां अपने पास से थोड़ा दे रहे हैं, इसमें जो दे रखा वहां से निकाल लें। A1/A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 3/2/9। अब देखो थोड़ा सा आड लग सकता है आपको, लेकिन आप घबराओगे थोड़ो कि अरे भैया अब ये क्या हो गया, अरे बाप रे अब ये क्या हो गया, ऐसे नहीं रिएक्ट करना है। हम जानते हैं बटे में बटा आता है तो हम पलट देते हैं। ये 9 है ना बेटा, ये 9 है, 9 को हम 9/1 एज्यूम कर सकते हैं। इस अपान की जगह पे हम मल्टीप्लाई लगा देंगे, 3/2, 3/2, और इस बटे की जगह पे गुणा 1/9, ठीक है। 3 1 3, 3 9, तो 1/6 आ गया बेटा। ये कितना आ गया
1/6। कितना बेटा? 1/6। A1/A2 कितना आ गया? 1/6। ऐसे B1/B2 निकालो बेटा, -5/3 बटे नहीं प्लस का है ना, 5/3 बटे -10। -10 को हम 10/1 समझ सकते हैं। ये हो गया 5/3 गुणे 1/10। माइनस का है ना बेटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा माइनस का 1/6। क्यों, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है बेटा? ठीक है, ये माइनस में आ गया है। बुक में क्या दे रखा है? कौन सा कलम है? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा। तो ये माइनस का 1/6 आ गया। अभी इक्वल नहीं आया, बस छोड़ दो यही। ये 1/6, ये भी 1/6, लेकिन वो धन का 1/6, ये ऋण का 1/6 है, तो हम C1/C2 की तुलना नहीं करेंगे, यहां डायरेक्ट लिख देंगे। क्या? चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। क्यों बेटा? इक्वल क्यों नहीं है? इसलिए इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ धन का 1/6 है, ये ऋण का 1/6 है। इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। अतः रेखाएं संगत होंगी। रेखाएं संगत होंगी। बस, ये थर्ड पार्ट हो गया। ऐसे ही फोर्थ कर लेंगे। क्यों बेटा? क्यों? फोर्थ तो देखो, ये ओरल हम देख रहे हैं, लेकिन आप डिटेल में करोगे बेटा। ठीक है, फोर्थ देखो, ये 5/-10 है, ये कितना आ जाएगा? A1/A2 माइनस का 1/2 आ जाएगा। 5/-10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये -3/6, -3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी बेटा माइनस का 1/2 आ गया। और ये C1/C2 भी इधर लाओगे तो -11 हो जाएगा, और इधर लाओगे तो ये प्लस का 22 हो जाएगा। ये भी बेटा तीनों -1/2 आ गए। इसका 1/2 आया, इसका भी 1/2 आया, और C1/C2 भी माइनस का 1/2 आया। ये चूंकि तीनों एक हैं, सिंस चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अतः रेखाएं क्या है? संपाती हैं। रेखाएं संपाती हैं, इसलिए रेखाएं संगत हैं। ठीक है, ये तो ओरल हम लोगों ने कर लिया, बहुत सुंदर। अब हम लास्ट क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शन में है तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। दिए गए रैखिक, क्या बेटा? रैखिक युग्मों से क्या बेटा? A1/A2 बराबर A1/A2 बराबर 4/3/2 बराबर 4/3, इसको पलट देंगे, हो जाएगा इंटू 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2/3 आया ना बेटा? क्यों? 2/3 बराबर 2/3। B1/B2 निकालो बेटा। 2/3 ये भी आ रहा है। अरे तब तो भैया तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। यदि A1/A2 इक्वल आ गया B1/B2, तब हम तीसरे को भी चेक कर दे। तीसरा इक्वल नहीं आ रहा है तो बेटा आप समांतर है, ये तीसरा भी इक्वल आ गया तो संपाती है। ठीक है, तीसरा देखो C1/C2। अच्छा, C इधर लाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 8 इधर हो जाए आएगा तो -8 आ जाएगा, और 12 इधर आएगा तो ये भी माइनस का 12 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 3 12। अरे वाह, ये तो तीनों इक्वल हो गए। चूंकि A1/A2 बराबर है
B1/B2 बराबर है C1/C2, इसलिए रेखाएं समपाती होंगी। रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। अतः पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि समांती है कि समांतर है कि प्रतिच्छेदन वाली रेखाएं हैं। जब हम ये पता कर लेंगे तभी हम बता पाएंगे कि ये संगत है कि असंगत है। ठीक है, क्योंकि ये समपाती है, अतः रेखाएं संगत हैं। बहुत सुंदर बेटा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये सेशन किया। प्रश्नावली 3.1 का एक पार्ट किया है। ठीक है, एक पार्ट और कर लेंगे तब हमारी एक्सरसाइज प्रश्नावली खत्म होगी। ठीक है, ज्यादा लंबा खींचने से आप भी परेशान हो रहे हो बेटा, है कोई बात नहीं। नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू कर लेंगे। कुल 7 क्वेश्चन है, 4, 5, 6, 7 ये हम लोग कर लेंगे बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और बेटा ईमानदारी से यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाबू आप सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो हमारे चैनल को। ठीक बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब मन लगा कर ये सुना, समझा और सेशन का आनंद उठाया, सेशन को एंजॉय किया। हम चाहते हैं कि आप सेशन को एंजॉय करो। ठीक है, बोझा समझ करके, काम समझ के मत करो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।